हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो के, तो जरूर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे हमारी लास्ट वीडियोस में। कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी सारे क्लियर किए थे स्टार्टिंग टू एंड तक, और बीच में कुछ दिन क्लास नहीं हुई है उसके लिए सॉरी। और अब जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो वो रेगुलर चलेगी। और आज जो है हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। ये एक सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपके जो है रेगुलर प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ ही साथ आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी चलेंगी। ये सीरीज को भी हम कंटिन्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस भी हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम वो सारे क्वेश्चंस जो है कवर कर लेंगे जितने भी रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शोध क्या है, यानी कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मैं आपको बता दे रही हूँ ऑप्शन कौन कौन से, आप मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या है। बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने जो है स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था कि रिसर्च है क्या, रिसर्च का मतलब क्या होता है, खोज करना होता है। बेसिकली तो रिसर्च करना यानी कि दोबारा से खोज करना, लेकिन बार एक ही चीज पर खोज की जाए ऐसा नहीं है। दूसरा दिया है किसी समस्या का समाधान ढूंढना। उससे पहले तो हमें समस्याएं ढूंढनी होगी। हमने जो रिसर्च के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग किया था जब हमने, तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें रिसर्च करने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, सबसे पहले समस्या को ही ढूंढना पड़ता है, यानी कि हमारा रिसर्च टॉपिक क्या होगा, रिसर्च का विषय क्या होगा। तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से, यानी कि साइंटिफिकली प्रॉपर वे में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये सी होना चाहिए। आप अपना आंसर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है सी, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, यानी कि एक कोई समस्या हमने पहले चूज की, यानी कि समस्या का चयन किया कि इस समस्या को जो है हम जो है रिसर्च करना चाहते हैं समस्या पर, उसे फिर एक साइंटिफिकली ऑर्डर में प्रॉपर वे में स्टेप टू स्टेप करके हमें उसे क्या करना है, सत्य तक पहुंचना है उसके के जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसको ढूंढना है और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, आप सिंपली आप समझ सकते हैं इसे। हमने स्टार्टिंग में किया था जब मैंने आपको स्टेप्स कराए थे कि हम रिसर्च करने के लिए जो है कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये उसका सबसे पहली चीज ही पूछ ली यहाँ पर कि समस्या का चुनाव यानी कि चयन करने के लिए हम क्या, हम एक जो रिसर्चर है या फिर जो शोध करता है, जो रिसर्च करना चाहता है, उसके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो या इसका आंसर आप बताइएगा मुझे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। शोधार्थी की रुचि, पहला, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक सहायता, यानी कि वो जिस भी विषय पर रिसर्च करना चाहता है उसके लिए डेफिनेटली उसे पैसों की जरूरत तो होगी ना, इकोनॉमिकली बिना इकोनॉमिक हेल्प के वो रिसर्च करना जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अगला है सामाजिक प्रासंगिकता, ऐसा विषय चुने वो जो सामाजिक तौर पर प्रासंगिक हो। डी, संबंधित साहित्य की उपलब्धता, यानी कि जिस भी विषय पर वो रिसर्च करना चाहता है वो उसका जो साहित्य है, उसका जो लिटरेचर है वो भी मौजूद होना चाहिए। अदरवाइज वो किस तरीके से पढ़ेगा, अगर कोई चीज ही नहीं है तो मीन्स उसको उसको आगे सर्च करने के लिए कोई साधन ही नहीं होगा तो वो किस प्रकार सर्च करेगा। तो ये है यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन। अब इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि कौन सा दृष्टिकोण अपनाएगा। इंटरेस्ट बेस पर करेगा, आर्थिक सहायता ये है, सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए उस विषय की, या फिर संबंधित साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो चारों ही इसके बहुत जो है
करीब के ही ऑप्शंस दिए गए हैं और एनटीए नेट में इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये पीवाईक्यू ही है आपका, एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, लेकिन आपको बहुत ही सोचकर और समझकर ये जो है हमें चूज करना होता है जो बहुत ज्यादा करीब हो। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो शोधार्थी रुचि तो लेता है, जैसे आप मान लीजिए अपने आप को रिसर्चर आप हैं, आप आगे जाकर आप रिसर्च करेंगे जब आपका जेआरएफ हो जाएगा उसके बाद, तो आपकी रुचि तो होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिना आपके इंटरेस्ट के कोई भी टॉपिक को आप चूज कर लेंगे तो उसे 4 से 5 साल पढ़ना आसान नहीं होता है। आर्थिक सहायता भी चाहिए और वो टॉपिक कैसा होना चाहिए, सामाजिक तौर पर प्रासंगिक भी होना चाहिए, नहीं कि समाज से रिलेट भी करे। वो ऐसा नहीं है कि समाज से कुछ अलग हटकर वो कोई हेल्प भी ना करे, है ना। और चौथा ऑप्शन है संबंधित साहित्य की उपलब्धता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आपको लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ और इसका आंसर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी कि इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी। ये हम लास्ट वीडियो में कर आए हैं, जिसने भी नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये हमने दो किया था, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सा था, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सा थे, चार चार ऑप्शंस थे हमारे पास, यानी कि चार चार तरीके के सैंपल्स हम मतलब इसमें होते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी 4 तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि असंभाव्यता प्रतिचयन में भी हम 4 तरीके से सैम्पलिंग करते हैं। तो जिसने भी पढ़ी होगी या देखा होगा वो वीडियो लास्ट, तो वो आसान हो जाएगा उसके लिए ये ऑप्शंस को देखकर आंसर करना। समूह प्रतिचयन यानी कि ग्रुप या क्लस्टर भी बोल सकते हैं इसको, क्लस्टर सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक तौर पर जो चलती है वो सैंपलिंग, और स्तरीकृत यानी कि स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। कोटा जो है वो संभाव्यता असंभाव्यता में आता है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाता है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सब तीनों ऑप्शन किसके हैं, बाकी जो 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं वो ऑप्शन है हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, यानी कि 3 है। मैंने बताया आपको कि 4 होने चाहिए, तो एक कौन सा बच गया है, सबसे पहले क्लस्टर, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटाफाइड। तो यहाँ पर आपका एक बच गया है सिंपल रैंडम। तो ये 4 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के होते हैं। ऑप्शन सैंपलिंग इस तरीके से की जाती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में यानी कि असंभाव्यता में हमने पहला देखा कोटा। कोटा के अलावा है यहाँ पर कन्वीनियंस, उसके बाद है हमारा पर्पसिव एंड स्नोबॉल। ये 4 जो है हमारे यहाँ पर हम किस में करते हैं, असंभाव्यता यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो ये आप जाकर जरूर देखिए वीडियो, बहुत हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के, कहाँ की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि लोकली के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी कौन सा शोध है, यानी कि कौन सी हम इसमें से मेथड चुनेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, क्षेत्रीय अध्ययन के समय, यानी कि जब लोकली हम कुछ रिसर्च कर रहे होंगे लोकल एरिया में समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार। कोई एक समस्या में उत्पन्न हो गई है और उस समस्या को जो है हमें सॉल्व करना है, तो हम कौन से रिसर्च मेथड का प्रयोग करेंगे, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध या फिर प्रयोगात्मक शोध। तो इसका आंसर है व्यवहारिक शोध, यानी कि जो व्यवहारिक शोध हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव होगा। बिकॉज जब भी हम लोकली कुछ बात कर रहे होते हैं, यानी कि समाज से जुड़कर जो समस्या को देख रहे होते हैं और हमारे आसपास की चीजों को देखना होगा हमें, तो जाहिर सी बात है हमें कि आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और जब आसपास के लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे तो वो सब्जेक्टिव तौर पर होगा, क्योंकि हम उनकी राय को मानेंगे भी और समझेंगे भी। ये साइंटिफिकली तो होगा, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है लोगों के व्यूज को जो है ज्यादा तवज्जो जो है दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहारिक शोध। तो ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। जब कोई शोध समस्या विषय, कोई विषय है हमारे पास, क्या है वो, जनसंख्या। शोध समस्या का विषय क्या है हमारे पास, जनसंख्या से संबंधित हो, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, जनसंख्या संबंधित हो, सार्वधिक उपरोक्त प्रतिदर्श यानी कि सैंपल की पद्धति जो है हम कौन सी यूज करेंगे। जब भी हम पॉपुलेशन में जाकर सैंपलिंग कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन यानी कि एक बड़ा
बहुत बड़े पैमाने पर एक ग्रुप है, यानी कि जनसंख्या आप समझते हैं, पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम पॉपुलेशन पर काम करेंगे तो हम कोई उनका ग्रुप नहीं बना सकते। ग्रुप इन द सेंस कि ग्रुप बना सकते हैं जब भी हमें जेंडर बेस करना हो, तो मेल और फीमेल, या एज वाइज करना हो तो एज के अकॉर्डिंग के 1 to 10 के जो है 1 से लेके 10 तक के जो ईयर्स के लोग हैं वो एक तरफ, और फिर उसके बाद में इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा दिया नहीं है हमें एग्जैक्टली, बस ये कहा गया है कि जनसंख्या के ऊपर जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम जो है अपना प्रतिदर्श यानी कि सैंपल कैसे चूज करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास समूह प्रतिदर्श यानी कि ग्रुप या क्लस्टर सैंपलिंग बोल सकते हैं, यादृच्छिक यानी कि रैंडम तौर पर, रैंडमली हमने चूज किया, सुविधाजनक यानी कि कन्वीनियंटली, या फिर लॉटरी पद्धति यानी कि हमने चिट्स बनाकर उसको एक जगह पे डाल दिया और वहां से हमने उसको चूज कर लिया। कुछ भी तरीका हो सकता है लॉटरी पद्धति का। तो इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए? पहला है समूह प्रतिदर्श, यादृच्छिक और सुविधाजनक प्रतिदर्श। अब देखो समूह करेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्लस्टर सैंपलिंग में ग्रुप्स हो जाते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। उसके बाद है यादृच्छिक यानी कि रैंडम। रैंडमली हम क्या करेंगे? उसको चूज कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन में अभी जैसे कि कोरोना में हम जब कोविड का जब हम वैक्सीनेशन हो रहा था, तो वैक्सीनेशन में क्या हो रहा था? अभी जो वैक्सीनेशन हो गया इतने लोगों का, अभी जैसे बोलते हैं कि 150 करोड़ जो है भारतीयों ने टीकाकरण हो गया है उनका, इस तरीके से हम चल रहा है आजकल के न्यूज में। तो फिर ये कैसे किया? उन्होंने क्या किया? रैंडमली वो लोकली एरियाज में गए और क्या किया? लोगों से पूछा उन्होंने, है ना? यही हुआ, आपके पास भी आए होंगे, हमारे यहाँ तो आए थे। तो उन्होंने पूछा, मतलब उन्होंने कुछ अपने लोगों को भेजा और उन्होंने एजेंट्स को भेजा और उन्होंने हमसे पूछा कि आपके यहाँ पे जो है आपने कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो करा लिया या नहीं। तो ये रैंडमली हुआ है बिल्कुल। वो गए और उन्होंने पूछा और उन्होंने उस चीज को एंट्री कर लिया और फिर क्या किया? फाइनली उन्होंने जनसंख्या के आधार पर, यानी कि घर किस लोकल एरिया में कितना हुआ है उसके आधार पर क्या कर दिया? एक व्यू बना लिया और एक तरीके से जो है उसको क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया कि इतने लोगों ने एटलीस्ट इंजेक्शन जो है, इतने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ जब भी हम जनसंख्या की बात करेंगे तो वो रैंडमली ही हमें करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? यस, इसका ऑप्शन बी ही होगा, यादृच्छिक यानी कि रैंडम सैंपलिंग का हमें यू जो है रैंडम सैंपलिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सैंपलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि प्रतिदर्श को चुनना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे आफ्टर दिस वीडियो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। कहाँ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल? ये हम सारे करके आ चुके हैं मेथड्स। ठीक है, तो जो नहीं आपको समझ में आ रहा हो, कहीं पे कुछ डाउट लग रहा हो, तो पीछे की वीडियो जरूर देखिए आप। प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल कहाँ किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ की जाती है? लैबोरेटरीज में की जाती है। तो वहां पर जो है प्रक्रिया, यानी कि उस प्रोसेस में जो प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है उसकी जो एक प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या आवश्यक नहीं है? तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, परिचालन के प्रॉपर वे में चले वो, नियंत्रण कंट्रोल्ड होती है या नहीं, या फिर संदर्भ एकत्रण। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका, आप किसके साथ जाएंगे? अवलोकन। देखिए, ऑब्जर्वेशन तो बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके लैब में हो रही हो या फिर कहीं बाहर हो रही हो। ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमारा रिसर्च कैसे हो पाएगा ना? किसी समस्या पर हम काम कर रहे हैं अगर, तो हमें ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है ना। तो ऑब्जर्वेशन तो हो नहीं सकता कि आवश्यक नहीं है, बिल्कुल वो जरूरी है। दूसरा है परिचालन, यानी कि उसका एक प्रॉपर वे में काम हो। तीसरा है कंट्रोल, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल में हमने साफ साफ पढ़ा था कि कंट्रोल्ड होती है। जाहिर सी बात है ना कि अगर लैब में कोई रिसर्चर है, वो काम कर रहा है, तो उसके सारा कंट्रोल में है ना। वो अगर कोई केमिकल, एक केमिकल दूसरे केमिकल में डालेगा तो उसके कंट्रोल में है कि भाई उसको कितना डालना है, 4 बूंद डालनी है, 5 ड्रॉप्स डालनी है, कितना डालना है, तो कंट्रोल में है उसके। तो कंट्रोल भी होगा। और उसके बाद है संदर्भ एकत्रण। संदर्भ एकत्रण नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ एकत्रण जो है आवश्यक नहीं है। बाकी सारी चीजें बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है। कोई भी हमने शोध, एक हमारे रिसर्च की एक जो है प्रॉब्लम चूज की, वो कब जो है व्यवहार्य नहीं होगी, यानी कब मान्य नहीं होगी? तो ऑप्शन है, यह शोध करने योग्य है। भाई योग्य होगी तभी तो शोध करेंगे ना, तो ये तो हो नहीं सकता। वह नहीं हो
और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो। ज्ञान में वृद्धि तो जरूर करें, शोध अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ भी चीज पर काम करते हैं तो हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होना जरूरी है ना। कोई भी ऐसा काम हम करें जिससे हमारा ज्ञान ही ना बढ़ रहा हो, तो वो चीज हमारे यूटिलाइज में नहीं है। उसके बाद है वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो। ये चारों नहीं है, चर है ये, यानी कि वेरिएबल। इसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मुझे बताइएगा आपके अपने कमेंट बॉक्स में। एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं होती है जब, ये देखिए चारों ऑप्शन ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सही हैं। अब वो योग्य होगी तभी की जाएगी, यानी कि सही होनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान में वृद्धि भी करे। तीसरा, उसमें स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र दोनों चर होने चाहिए। चौथा, उसकी उपयोगिता। अब वो उपयोगी में किसी आगे चलकर हमारे उपयोग में ही नहीं आएगी तो उसका करने का क्या फायदा ना। तो और समाज से रिलेट भी नहीं करेगी तब भी उसका फायदा नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा गलत हो रहा है, वो क्या है, वह नहीं हो। जरूरी नहीं है कि कोई भी समस्या नहीं हो, कोई पुरानी समस्या भी हो सकती है जो सॉल्व नहीं हो पाई और कोई रिसर्चर उसके बारे में कोई नया कुछ ढूंढ पाया हो, तो वो पुरानी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो सकता है कि समस्या तब व्यवहार्य नहीं होगी जब, यहाँ आधा ठीक है, यानी कि शुरुआत वाला जो है इतना ही रॉन्ग है, ज्ञान में वृद्धि होना तो जरूरी है, तो वो तो करेक्ट है, लेकिन ये इसकी वजह से ऑप्शन बी जो है वो इसकी वजह से गलत हो गया है कि वह नहीं हो। देखिए एक ऑप्शन तो हमें चूज करना ही पड़ेगा ना, तो जो ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस है उसको ही हमने चुना है, अदरवाइज ये चारों ही ऑप्शन लगभग करेक्ट है। तो यही होता है, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आप पेपर उठा के देखिएगा, पीवाईक्यूज इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एनटीए इसी तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, तो हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दोनों ही हम पढ़ाए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम कराए, तो मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है जब चरों, ये फिर से चारों हो गया, ये चर है भाई। जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, शोध परिकल्पना के समान, प्रकृति में व्यक्ति निष्ठ, जब चरों के जब चरों के बीच भिन्नता हो। तो यहाँ पर जो है दो ही ऑप्शन में से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी। बाकी बीच वाले ऑप्शन को तो आप छोड़ ही सकते हैं अगर आपने पढ़ा है या फिर वीडियो देखी है तो नल हाइपोथेसिस कब होती है, जब कोई भी भिन्नता ना हो, यानी कि हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स हो जाते हैं। अगर हमारे पास दो तरीके का, तो ये ए और बी एक जैसे होंगे ना, तब नल हाइपोथेसिस होगी, क्योंकि कब तब तो हम डिफरेंस कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा था, वो एग्जाम्पल मैं अब नहीं दूंगी, आप लास्ट वीडियो में जाकर ही देखिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए कि जब चरों के बीच में कोई भिन्नता ना हो तब होती है नल हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है, मैंने बताया था आपको कि नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर जो है हमेशा रिजेक्ट करना चाहता है, और रिजेक्ट वो इसी बेस पर करता है क्योंकि दोनों के बीच में, जब वो दो चीजों के बीच में डिफरेंस करना चाहता है लेकिन वहां पर उसके बीच में कोई डिफरेंस, उसे वो क्या करके चलता है, उसे इक्वल करके चलता है, इसीलिए। तो यहाँ पर कोई भिन्नता नहीं होगी तभी तो इक्वल होगा ना। और दूसरा जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये होगा आपका जब भिन्नता होती है, तो ये होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, यानी कि नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है हमारी जो है सिलेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, यानी कि सब इक्वल तौर पर जो रिसर्चर है वो एक जैसा सोचकर चल रहा हो कि ना तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, ना ही ए का पलड़ा भारी है, ना ही बी का, यानी कि सब बराबर में चल रहा है, तभी जो है नल हाइपोथेसिस होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उस शोध को जो अतीत यानी कि हिस्ट्री, अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है, क्या कहेंगे? यानी कि अतीत के अध्ययन, जो पीछे जाकर, यानी कि पास्ट में जो हुआ है उसके अंदर जाकर कुछ नया ढूंढ निकाले, तो वो जो है कौन सा जो है मेथड यानी कि रिसर्च का मेथड कहलाएगा, उस शोध को क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपके पास दार्शनिक शोध, फिलॉसफी, ये तो कहीं कहीं दूर दूर तक इससे मैच नहीं होता है। ऐतिहासिक शोध, मिथिहासिक शोध, विषय विश्लेषण। तो यहाँ पर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आपको आंसर नजर आ रहा होगा, ऐतिहासिक शोध यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10, क्रियानिष्ठ शोध। क्रियानिष्ठ शोध क्या है? यानी कि क्रियात्मक शोध की बात हो रही है, यानी एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है एक व्यवहारिक शोध है। दूसरा ऑप्शन है शोध जिस तत्कालिक समस्या, शोध एक वो शोध जिसमें तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा रहा है, एक इस तरीके का शोध।
तीसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्यात्मक शोध यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास अनुरूप शोध। तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? क्रियात्मक शोध हमने काफी बार कर लिया है, एक्शन रिसर्च ये तो एनटीए का फेवरेट कह सकते हैं, फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, एक्शन रिसर्च। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, क्या करते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में कि इसे कब किया जाता है, जब हमें रिसेंटली यानी कि तत्कालिक समस्याओं को सुलझाना होता है, तब हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, एक्शन रिसर्च का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट होगा, यानी कि शोध जिस तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, एक वो शोध जो तुरंत जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन्हें तुरंत जो है क्या करना, सॉल्व करना। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम 10 क्वेश्चंस या फिर 20 क्वेश्चंस करके हम अपना जो है सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे बताइएगा आपको, और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारे, जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ भी जुड़िए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़कर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो जरूर बताइएगा अगर कोई डाउट आता है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।